अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जमात चहरम की माहौलियाती मुतालिया किताब से 4 असबाक़ के अहम पॉइंट जानेंगे जो कि TS सेट इम्तिहान के लिए बहुत ही अहम रहेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही अच्छी बड़ी ख़बर बतलाता चलूँ कि HS एकेडमी ऐप पर 1098 में कॉम्बो पैक दिया जाता था, लेकिन कई लोगों ने मैसेज किया, कई लोगों ने कॉल किया। उस बात को नज़र में रखते हुए 2 दिन के लिए बहुत ही कम कीमत में आपको दिया जा रहा है, जिसका प्राइस 499 है। इसमें आपको साइकोलॉजी, EVS और उर्दू मैराथन क्लासेस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा PDF फाइल भी आपको वहाँ पर दस्तयाब रहेगी। वक्त बहुत कम है, आप उससे बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी कई लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर पॉइंट्स देखें। इनकी बेलें ज़मीन पर फैलती हैं। दोस्तों, जिनके तने नाजुक होते हैं या फिर ये किसी दरख्त का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, उनको हम बेलें कहते हैं। तो वो कौन सी बेलें हैं जो ज़मीन पर फैलती हैं या फिर किसी दरख्त के सहारे से आगे बढ़ती हैं? तो दोस्तों, जवाब ये रहा आपके सामने। तुरई, करेला और चमेली। आपने देखा होगा कि तुरई, चमेली और करेले की बेलें झाड़ की मदद से ऊपर की जानिब जाती है, या उनको कोई सहारा नहीं होता है तो ज़मीन पर ही फैलने लगती है, क्योंकि उनके तने नाजुक होते हैं। तो ये रहा हमारा पहला अहम पॉइंट। उसके बाद दूसरा अहम पॉइंट देखें। झाड़ियाँ किसे कहते हैं? दोस्तों, पहले अहम पॉइंट्स में हमने जाना कि बेलें किसे कहते हैं और बेलें कौन कौन सी हैं। बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो किताब में जिसका जिक्र किया गया है उसके बारे में मैंने आपसे कहा कि तुरई, केरला और चमेली। तो दोस्तों, इसी तरीके से झाड़ियाँ किसे कहते हैं, ये सवाल बहुत ही अहम है। जवाब देखें। जिनके तनों पर एक साथ शाखें फूटती हैं उन्हें पौधे या झाड़ियाँ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मिर्च, गुलाब के पौधे वगैरह। तो दोस्तों, अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें। इमली, आम, पीपल ये हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट्स में हम जाना कि बेलें क्या हैं, दूसरे पॉइंट में जाना कि झाड़ियाँ किसे कहते हैं। अब यहाँ पर आम, पीपल और इमली ये हैं। तो दोस्तों, जवाब देखें। दरख्त। दोस्तों, इमली, आम, पीपल का तना बहुत ही ताकतवर होता है, जिसकी वजह से हमें लकड़ी भी हासिल होती है और ये झाड़ छाँव भी देते हैं। इसको हम दरख्त कहते हैं। दोस्तों, सवाल ऐसे भी हो सकता है, इनमें से ये दरख्त नहीं है या फिर इनमें से दरख्त है। अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पर 3 में से कोई भी आपको वहाँ पर जवाब में मिल जाए, जैसा कि इमली, आम, पीपल, तो आप उसको ही चुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये देखें। पौधे में आम तौर पर पाए जाते हैं, यानी पौधों के ये आम तौर पर हिस्से पाए जाते हैं। तो जवाब में देखें दोस्तों। जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, यानी आमतौर पर ये पौधों में पाए जाते हैं, जिसका जिक्र हमारी माहौलियाती मुतालिया किताब जमात चहरम की किताब में किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखें। दोस्तों, ये बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर नमो पाता है। दोस्तों, सवाल में ये पूछा जा सकता है कि पौधे का वो कौन सा हिस्सा है जो ज़मीन के अंदर नमो पाता है। तो हमारा जवाब देखें यहाँ पर। जड़। जड़ पौधे का ऐसा हिस्सा है जो ज़मीन के अंदर नमो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। तो देखें अगला पॉइंट। धान के पौधे की जड़ें होती हैं। दोस्तों, धान का जो पौधा होता है उसकी जड़ें कैसे होती है, ये पूछा जा सकता है। तो जवाब देखें। रेशेदार। दोस्तों, सवाल भी ऐसे पूछा जा सकता है कि रेशेदार किसकी जड़ें होती हैं। तो दोस्तों, हमें जवाब वहाँ पर देना होगा धान, यानी धान के पौधे की जड़ें।
तो चलिए अगले सवाल की यानी अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। पानी और नमकियात इसके ज़रिए पौधों के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। दोस्तों, जड़ें जो पानी हासिल करती हैं और नमकियात हासिल करती हैं, तो ये पानी और नमकियात पौधे के दूसरे हिस्से तक कैसे पहुंचती है, तो देखें। तो दोस्तों जवाब देखें, तना। पौधे का ये हिस्सा है जो जड़ों से जो पानी हासिल होता है, नमकियात हासिल होती है, वो पौधों के दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। दोस्तों सवाल ऐसे भी हो सकता है कि पौधे का हिस्सा यानी तना का क्या काम है, तो हमें जवाब देना होगा कि वो पौधों के दूसरे हिस्से तक पानी और नमकियात पहुंचाता है। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। पौधों में ग़िज़ा तैयार करने वाला हिस्सा होता है। दोस्तों हमें सवाल पूछा जा सकता है कि पौधों में वो कौन सा हिस्सा है जो ग़िज़ा तैयार करता है, तो जवाब देखें, पत्ते। दोस्तों सवाल इस तरीके से भी होता है कि पत्ते क्या काम अंजाम देते हैं, तो दोस्तों पत्तों का काम है ग़िज़ा तैयार करना। तो चलिए अगला अहम पॉइंट देखें, पत्तों में पाया जाता है। दोस्तों पत्तों में क्या पाया जाता है, तो जवाब देखें यहाँ पर क्लोरोफिल। दोस्तों क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। सवाल ऐसे भी हो सकता है, तो हमें जवाब देना होगा पत्तों में पाया जाता है। यानी सवाल इस तरीके से भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, तो हमारा जवाब रहेगा पत्ते में। या फिर सवाल ऐसे होगा पत्तों में पाया जाता है, तो हमारा जवाब रहेगा क्लोरोफिल। तो चलिए अगले अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। इसकी वजह से पत्ते हरे होते हैं। दोस्तों पत्ते का रंग जो हरा होता है, सब्ज़ होता है, उसकी वजूहात क्या है, तो दोस्तों पत्तों के अंदर वो क्या चीज़ होती है जो पत्ते को सब्ज़ रखती है, हरे रखती है, तो दोस्तों जवाब देखें, क्लोरोफिल। दोस्तों पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्ते सब्ज़ रंग के, हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सूरज की रोशनी से पत्ते हासिल करते हैं। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल, सूरज की जो रोशनी होती है पत्ते उससे क्या हासिल करते हैं, तो दोस्तों जवाब देखें, शुआई तवन्नाई। सूरज की रोशनी से पत्ते शुआई तवन्नाई हासिल करते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखें, शुआई तवन्नाई से पौधे ये तैयार करते हैं। दोस्तों सूरज की रोशनी तो पत्ते शुआई तवन्नाई हासिल करते हैं। शुआई तवन्नाई हासिल करने के बाद पत्ते उसका किस में इस्तेमाल लाते हैं या फिर उसका क्या करते हैं, तो देखिए जवाब यहाँ पर, ग़िज़ा की तैयारी। दोस्तों सूरज के ज़रिए जो तवन्नाई हासिल की गई, तवन्नाई का नाम शुआई तवन्नाई, उसको पत्ते ग़िज़ा की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों उसके बाद ये बहुत ही अहम सवाल है। ये सवाल पिछले टेट इम्तिहान में पूछा गया था, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। दुनिया का सबसे बड़ा फूल देखें, तो दोस्तों जवाब देखें, रिफ्लेशिया। दोस्तों रिफ्लेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और बदसूरत फूल भी है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे जो कि बुक के अंदर दिया गया है। तो चलिए अगला अहम पॉइंट देखें। दोस्तों अगला सवाल देखें, रिफ्लेशिया का वज़न होता है, यानी दुनिया का ये सबसे बड़ा फूल है, तो इसका वज़न भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखें इसका जवाब 4 किलोग्राम, लगभग इसका वज़न 4 किलोग्राम होता है। उसके बाद अगला अहम पॉइंट देखें, रिफ्लेशिया का ख़तर होता है, तो दोस्तों जवाब देखें 1 मीटर। अगला पॉइंट देखें, रिफ्लेशिया की बू होती है, यानी इसकी बू कैसे होती है, उसका जवाब देखें, बदबूदार सड़े हुए गोश्त की बू। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है ये, रिफ्लेशिया की जो बू होती है बदबूदार सड़े हुए गोश्त की होती है। सवाल ऐसे भी किया जा सकता है, बदबूदार और सड़े हुए गोश्त की बू किस फूल की होती है। 3 ऑप्शंस में कोई और फूल के नाम दे दिए जाएं और आपको एक ऑप्शन में रिफ्लेशिया नज़र आए तो आप रिफ्लेशिया को सेलेक्ट करेंगे।
या फिर पिछले दो हमने जो अहम पॉइंट्स देखे, 4 किलोग्राम किस फूल का वज़न होता है, तो हमारा जवाब रहेगा रिफ्लेशिया। और 1 मीटर लंबा ये फूल होता है, यानी इसका ख़तर होता है, तो हमारा जवाब रहेगा रिफ्लेशिया। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। रिफ्लेशिया की बो इतने दूर तक महसूस की जाती है। दोस्तों हमने अभी जाना कि रिफ्लेशिया की जो बो होती है बदबूदार सड़े हुए गोश्त की तरह होती है। उसके बाद सवाल ये यहाँ पर यह भी बनता है कि रिफ्लेशिया की जो बो होती है उसको कितनी दूर से महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों जवाब देखें यहाँ पर 2 किलोमीटर। अगर कहीं पर ये फूल पाया जाता है तो हमें इसकी बू 2 किलोमीटर पहले से ही आना शुरू हो जाती है, और वो भी उसकी बू कैसे रहेगी, बदबूदार सड़े हुए गोश्त की तरह। तो दोस्तों सवाल ऐसे भी हो सकता है 2 किलोमीटर पहले इसकी बू शुरू हो जाती है या फिर इसकी बदबू शुरू हो जाती है, तो हमारा जवाब रहेगा रिफ्लेशिया। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों देखें, फेसिफ्लोरा, पोंसिटिया, बॉटल बिस और बिलबर्निया इसके नाम है, जिसका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। ये क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, फूलों के नाम। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। फूल से फल और बीज बनाने के लिए ये मददगार होते हैं, यानी जो फूल से फल बनाने के लिए और फल के बाद बीज बनाने के लिए ये मददगार साबित होते हैं। तो देखें जवाब हमारा जो किताब में बताया गया है, तितलियाँ, भूरे, शहद की मक्खियाँ, हशरात वगैरह, ये तमाम फूल से फल बनाने में और फल के बाद बीज बनाने में मददगार साबित होते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। तुअर और बरगद में बीज पाए जाते हैं। दोस्तों तुअर और बरगद, इसके जो बीज होते हैं कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं, ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब जो बुक में ये बताया गया है, देखें तुअर और बरगद के जो बीज होते हैं छोटे होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। इस पौधे को कांगरी स्वीट भी कहते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा पौधा है जिसको कांगरी स्वीट भी कहते हैं? तो जवाब देखें, पार्थीनियम। या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है, पार्थीनियम पौधे को ये नाम से भी जानते हैं। अगर ऑप्शन में आपको कांगरी स्वीट नज़र आए तो आप इसको चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। पार्थीनियम का पौधा इस मुल्क से हिंदुस्तान में आया। या फिर देखें, पार्थीनियम का पौधा इस मुल्क से गेहूं दरामद करते वक्त बीज की शक्ल में हिंदुस्तान आ गया। वो कौन सा मुल्क था? ये सवाल किया जा सकता है क्योंकि ये सवाल भी पिछले टेट इम्तिहान में किया जा चुका है। तो दोस्तों उस मुल्क का नाम देखें यहाँ पर, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका से ये बीज की शक्ल में पार्थीनियम का पौधा हिंदुस्तान गेहूं की दरामद के वक्त आ गया था। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। पार्थीनियम के पौधे के जरिशों की वजह से ये बीमारियां लाहिक होती है। दोस्तों जो पार्थीनियम का पौधा है वो कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसकी वजह से इंसान उससे फ़ायदा उठा सके, बल्कि ये पौधा नुकसानदा है। तो यहाँ पर देखें, पार्थीनियम पौधे के ज़रिए जो जरिशे होते हैं उसकी वजह से कौन सी बीमारी लाहिक होती है? तो जवाब देखें दोस्तों, फेफड़ों में या फिर फेफड़ों की बीमारी कहें वो लाहिक हो सकती है। आँख कहें, आँख की बीमारी से मुराद बीनाई का मामला है, बीनाई या फिर आँख को नुकसान पहुंचा सकती है। और जल्दी बीमारी, ये 3 बीमारियां इस पार्थीनियम पौधे के जरिशों से इंसान को लाहिक हो सकती हैं। उसके बाद अगला सवाल देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों को उगाने वाले मरकज़ को कहते हैं। दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे उगाते हैं उसको क्या कहते हैं? ये सवाल किया जा सकता है। तो उसको हम जानते हैं, देखें यहाँ पर, नर्सरी। दोस्तों जो मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों को उगाते हैं उसको हम नर्सरी कहेंगे। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखें।
मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश जब था, यानी आंध्र प्रदेश था, तो केडेम नर्सरी वाक़ हुई एपी के ज़िला मशरक़ी गोदावरी में और इसका अहाता 6000 एकड़ में है। ये आप याद रखें। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। रेगिस्तान में उगने वाला पौधा। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है, रेगिस्तान में उगने वाला पौधा कौन सा है? तो दोस्तों रेगिस्तान में उगने वाले पौधों का जिक्र तीसरी क्लास की जमात यानी जमात सुवम की माहौलियाती मुतालिया बुक में भी किया गया है, जो कि हम पहले पार्ट्स में यानी बता चुके हैं कि रेगिस्तान में और कौन कौन से पौधे उगते हैं। उसको हम सहराई पौधे भी कहते हैं। तो चलिए उसका जिक्र भी करते हैं यहाँ पर। नागफनी, घेगूरा और चप्पल सेंट। उसके साथ साथ में चौथी क्लास में ये इजाफा किया गया है कि कट्स, ये पौधा रेगिस्तानी पौधा है, यानी रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मसनूई माहौल पैदा करके पौधों को उगाना इसकी खूबी है। तो देखें दोस्तों जवाब, शेडनेस पॉली हाउस। इसकी खूबी है कि वो नर्सरी कायम करें और मसनूई माहौल पैदा करके पौधों को उगाना, इसकी ये खूबी है। तो दोस्तों अगला सबक की जानिब हम बढ़ते हैं। छठा सबक है चौथी जमात से। देखें आइए रास्ते या फिर सिमतें मालूम करें। तो पहला सवाल ये रहा यहाँ पर, नक्शे बनाते वक्त कागज़ को इस सिमत रखा जाता है। तो दोस्तों जवाब देखें, शुमाल की जानिब। दोस्तों आमतौर पर कागज़ के ऊपर जो नक्शे बनाए जाते हैं उसकी सिमत जो होती है, यानी जानिबी सिमत, इस सिमत को कागज़ की ऊपरी जानिब ज़ाहिर करते हैं, उसकी सिमत शुमाल की जानिब होती हैं। दोस्तों ये सवाल देखें, एक मंडल में तकरीबन गांव होते हैं। दोस्तों बहुत ही काफ़ी अहम सवाल है जो चौथी जमात की माहौलियाती किताब में दिया गया है। एक मंडल में तकरीबन कितने गांव होते हैं? तो दोस्तों एक मंडल में तकरीबन कितने गांव होते हैं? तो जवाब देखें 50। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, किसी मंडल की तकरीबन आबादी होती है। हमने पिछले अहम पॉइंट्स में ये जाना कि मंडल में तकरीबन कितने गांव होते हैं, देहात होते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल अहम पॉइंट्स निकल कर आता है कि किसी मंडल की तकरीबन आबादी कितनी हो सकती है। तो दोस्तों जवाब देखें 35,000। दोस्तों सवाल इस तरीके से भी किया जा सकता है, 35,000 इसकी आबादी होती है। तो हमें वहाँ पर ऑप्शन में मंडल नज़र आएगा, हम मंडल को सेलेक्ट करें। मंडल की तकरीबन आबादी 35,000 होती है। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तेलंगाना में बहने वाली नदियाँ। दोस्तों वैसे तो हमारी रियासत में देखें यहाँ पर जवाब, गोदावरी, कृष्णा। दोस्तों गोदावरी, कृष्णा के अलावा तुंगाभद्रा और मूसा नदियाँ, ये नदियाँ बहती है। गोदावरी, कृष्णा, तुंगाभद्रा और मूसा नदी। अगला सवाल देखें, तेलंगाना के इन अज़ला में घने जंगलात पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह सवाल किया गया है कि तेलंगाना के वो कौन से अज़ला हैं जिसके अंदर घने जंगलात, यानी जंगलात की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और घने होते हैं। तो दोस्तों जवाब देखें, आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबाबाद, भद्रादारी, नागर कर्नूल, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, इन अज़ला में घने जंगलात पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हमारी रियासत का वजूद अमल में आया। दोस्तों हमारी रियासत तेलंगाना, जैसा कि आप जानते हैं कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश थी, यानी हमारा जो रियासत है पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये तमाम मिलके थे, फिर बाद में इसका वजूद अमल में आया। तो कौन सी तारीख को था? तो जवाब देखें, 2 जून 2014 को हिंदुस्तान में और एक रियासत बनी और ये 29वीं रियासत के तौर पर हमारी रियासत तेलंगाना का वजूद अमल में आया। तो चलिए दोस्तों अगले अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं और आखिरी इस वीडियो का पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। अटलस किसे कहते हैं? दोस्तों बहुत ही अहम पॉइंट है, आप इसको नोट करें। अटलस किसे कहते हैं? तो देखें, अटलस एक किताब है जो मुख्तलिफ़ अक़साम के नक्शे होते हैं,
दोस्तों आप इसको अच्छे से ऐसे यूँ समझते हैं, अटलस एक किताब है जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के नक्शे होते हैं। इसमें अहम मकामात, शहराएँ, नदियाँ, पहाड़ों, फसलों, जंगलात की ज़िंदगी के बारे में मालूमात फ़राहम करता है। तो दोस्तों ये थे अहम पॉइंट्स 5वें और 6वें सबक से। दोस्तों जमात चाहरम की माहौलियाती मुतालिए के 7वें सबक और 8वें सबक के अहम पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही अहम है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 7वां सबक अवामी इदारे, जो कि नई बुक में दिया गया है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें देखें समाजी इदारे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला अहम पॉइंट्स आपके सामने ये रहा, जो सवाल और जवाब की शक्ल में। गांव की सतह पर समाजी इदारे। दोस्तों गांव की सतह पर समाजी इदारे कौन कौन से होते हैं, यानी अवामी इदारे कौन कौन से होते हैं? तो जवाब देखें, स्कूल, दवाखाना, आंगनवाड़ी सेंटर। दोस्तों गांव की सतह पर स्कूल, दवाखाना, आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं, अगले अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। फसलों की तफसीलात दर्ज करना गांव की सतह पर इनका काम है। दोस्तों गांव में जो फसलें उगाई जाती है ज़मीन की में, तो उन तफसीलात को इकट्ठा करना किसका काम होता है? तो दोस्तों जवाब देखें, गांव के रेवेन्यू ऑफिसर, उसको हम विलेज रेवेन्यू ऑफिसर कहेंगे। ये पुरानी बुक का है दोस्तों सिलेबस। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तहसीलदार राशन कार्ड की दरख्वास्त को इसके पास रवाना करता है। दोस्तों जो तहसीलदार होता है वो राशन कार्ड की दरख्वास्त को किसके पास रवाना करता है? सवाल ये पूछा गया है। तो दोस्तों जवाब देखें, ज़िला सिविल सप्लाई अहदेदार के पास। तो दोस्तों ज़िला के जो सिविल सप्लाई अहदेदार होते हैं, जो भी राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त देता है या फिर कहीं अप्लाई करता है, तो उसको तहसीलदार रवाना करता है ज़िला सिविल सप्लाई अहदेदार के पास। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। राशन कार्ड की उजराई के वक्त मुताल्लिक़ा शख्स की आँखों की तस्वीर इस कैमरे से ली जा रही है। दोस्तों राशन कार्ड अप्लाई करते वक्त या फिर कहिए आधार कार्ड अप्लाई करते वक्त जो तस्वीर ली जा रही है, उस कैमरे का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देखें, आइरिस कैमरा। दोस्तों आइरिस कैमरे की मदद से आधार कार्ड या कहिए राशन कार्ड जब अप्लाई करते हैं तो तस्वीर ली जाती है। और इस कैमरे की खुसूसियत ये है कि एक मर्तबा आइरिस कैमरे से तस्वीर लेने के बाद अगर वो शख्स दोबारा आता है तो फ़ौरन वो कैमरा पहचान लेता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। कंट्रोल शॉप्स कोताही बरतने पर इनसे शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों जो कंट्रोल शॉप होती है, यानी सफ़ेद राशन कार्ड के ज़रिए हुकूमत के ज़रिए बहुत ही कम कीमत पर ग़िज़ा की अशियाई या कहिए ग़िज़ाई अशिया की फ़रहमी की जाती है, उनकी कीमतों का तयन हुकूमत की जानिब से किया जाता है। अगर ये कोताही बरतते हैं तो शिकायत किससे करें? तो जवाब देखें दोस्तों, तहसीलदार। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। तहसीलदार ऑफिस मंडल के मरकज़ पर होता है, इसको कहते हैं, यानी तहसीलदार जिस ऑफ़िस पर होता है, जिस ऑफ़िस में बैठक करता है, उस ऑफ़िस को क्या कहते हैं, उस मरकज़ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब देखें, किताब में क्या बताया गया है, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, MRO, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मंडल प्रजा परिषद, यानी दफ्तर मंडल प्रजा परिषद की निगरानी करता है। तो दोस्तों जवाब देखें, MDO।
मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर इसकी निगरानी करता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों इनका काम यह होता है कि ज़राअत, जानवरों की निगहदाश्त, मछली, मुर्गियों की अफजाइश को तरक्की देना, मंडल में सड़कों की तामीर करना और उनकी मरम्मत कराना, साफ़ पीने के पानी की सरबराही, ये तमाम काम दफ्तर मंडल प्रजा परिषद और इसके ओहदेदार इसके ज़िम्मेदारान होते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखें। पुलिस स्टेशन के मुताल्लिक़ इसमें कहा गया है, यहाँ पर अवामी इदारे जो हैं उसके बारे में बतलाया गया है। तो पुलिस स्टेशन की सदारत करता है दोस्तों, पुलिस स्टेशन की सदारत सब इंस्पेक्टर करता है। दोस्तों पुलिस वालों का काम है अमन व अमान का तहफ़्फ़ुज़, जराइम को कम करना, अवाम से दोस्ताना ताल्लुक़ात क़ायम करना, अवाम की शिकायतें जो होती है कबूल करना और फ़ौरी तहक़ीक़ात करना। उन तमाम की ज़िम्मेदारी सब इंस्पेक्टर पर होती है। दोस्तों अगला सवाल देखें। तहसीलदार के दफ्तर के मुताल्लिक़ दिया गया है। तहसीलदार ऑफ़िस का आला ओहदेदार होता है। दोस्तों जो मंडल ऑफ़िस होती है, तहसीलदार ऑफ़िस होती है, उसमें सबसे बड़ा आला ओहदा किसका होता है? तो दोस्तों जवाब देखें, MRO, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर। दोस्तों बहुत ही अहम पॉइंट्स है, देखें तहसीलदार और दफ्तर और इसके ओहदेदार का काम क्या होता है। तो दोस्तों जवाब देखें, हुकूमत के मुख्तलिफ़ स्कीमात को अवाम तक पहुंचाना, इनकम, कैस्ट जैसे दूसरे सर्टिफिकेट्स भी होते हैं वो जारी करना, किसानों को पट्टा और पासबुक जारी करना, ये तमाम चीज़ें तहसीलदार और मंडल के जो भी ज़िम्मेदारान हैं ये उनका काम होता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखें, इब्तदाई सेहत का मरकज़ का काम होता है। दोस्तों देखें, मंडल के तमाम लोगों की आम बीमारियों का इलाज करना, सेहत के झैली मराकज़ इनकी कारकर्दगी का मुआयना करना, मंडल की सतह पर कौमी निगहदाश्त, सेहत के प्रोग्राम की अमलावरी, माँ बच्चे तहफ़्फ़ुज़ स्कीम के तहत इब्तदाई सेहत के मराकज़ में ज़चगी करवाना, हस्ब झैल मरीज़ों को ज़िला अस्पताल रवाना करना। दोस्तों ये काम तमाम इब्तदाई सेहत का मरकज़ करता है, आप अच्छे से जहन में रखें और नोट करके रखें। मंडल रिसोर्स सेंटर का काम होता है। दोस्तों मंडल रिसोर्स सेंटर का बहुत सारा काम होता है, लेकिन अहम पॉइंट्स की जानिब अगर हम देखें तो मंडल रिसोर्स सेंटर का अहम काम देखें, मियारी तालीम की फ़राहमी करना और असातिज़ा इकराम की निगरानी, ये तमाम काम मंडल रिसोर्स सेंटर करता है। उसके अलावा देखें, तमाम स्कूली उम्र के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाना, दाखिला लेने वाले बच्चों को मियारी तालीम की फ़राहमी के लिए स्कूलों की निगरानी करना, फ़राहम करना, उसके साथ साथ स्कूलों का मुआयना करना, बेकायदगी के मुर्तकिब असातिज़ा के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करना, मदारिस में दोपहर के खाने की स्कीम की मौसूल अमलावरी का मुआयना करना, ये तमाम काम मंडल रिसोर्स सेंटर के ज़िम्मे आते हैं। अगला अहम पॉइंट्स है दोस्तों, इसको अच्छे से जहन में रखें। मंडल रिसोर्स सेंटर की सदारत करता है। मंडल रिसोर्स सेंटर की सदारत कौन करता है, ये बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों। मंडल रिसोर्स सेंटर की सदारत देखें, जवाब यहाँ पर MEO, मंडल एजुकेशन ऑफिसर, मंडल रिसोर्स सेंटर की सदारत करता है। तो चलिए दोस्तों आगे पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। हैवानात के दवाखाने की ज़िम्मेदारी होती है। दोस्तों हैवानात का जो दवाखाना होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है, देखें जानवरों का इलाज करना। उसके साथ साथ देखें दोस्तों, आप इसको भी अच्छे से ज़हन में रखें, जानवरों के सेहत की निगहदाश्त करना, जानवरों की बीमारियों की शिनाख्त करना और उनका इलाज करना, जानवरों से इंसानों को मुंतकिल होने वाली बीमारियों की शिनाख्त करते हुए उनकी रोकथाम के लिए इक़दामात करना, मवेशी पालन पर हिदायतें किसानों को देना,
जानवरों के लिए तग़ज़िया बख्श जो ग़िज़ा होती हैं उससे मुताल्लिक़ किसानों को वाकिफ़ करवाना। ये तमाम काम हैवानात के दवाखाने के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। मंडल की सतह पर तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के लिए इतने माह में इजलास तलब किया जाता है। तो दोस्तों जवाब देखें, 3 माह बाद, यानी हर 3 महीने में एक इजलास तलब किया जाता है जिसमें ये जायज़ा लिया जाता है कि तरक्याती काम मंडल में कौन कौन से हो रहे हैं, या फिर मंडल की सतह के तमाम तरक्याती प्रोग्राम्स का जायज़ा लेने की गरज से हर 3 माह बाद एक मरतबा इजलास तलब किया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आगे देखें। दोस्तों बहुत ही अहम पॉइंट से देखें, मंडल की सतह के इजलास में शरीक होते हैं। तो दोस्तों इस इजलास में देखें कौन कौन शरीक होते हैं। ZPTC, MPTC, तमाम ग्राम पंचायत के सरपंच के अलावा मंडल के सतह के दिगर ओहदेदार, ये तमाम इस इजलास में शरीक होते हैं, शिरकत करते हैं। इसको आप अच्छे से जहन में रखें। दोस्तों उसके बाद कानून हक़ मालूमात 2005 के बारे में हम जो अहम पॉइंट्स है उसके बारे में देखेंगे, जानेंगे। तो चलिए अहम पॉइंट्स क्या है देखते हैं। दोस्तों देखें पहला अहम पॉइंट्स, कानून हक़ मालूमात अमल में आया। तो दोस्तों हमें पहले ये जानना है कि कानून हक़ मालूमात क्या है। सरकारी जो भी दफ़ातर हैं यानी ऑफिस हैं, उसकी मतलूबा मालूमात को हासिल करना ही कानून हक़ मालूमात है। तो दोस्तों इसका क़याम कब आया देखें, अमल में आया 12 अक्टूबर 2005। दोस्तों जवाब को अच्छे से याद करें, 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को इसका अमल वजूद में आया। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। कानून हक़ मालूमात के ज़रिए हम इनकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों जो कानून हक़ मालूमात है उसके ज़रिए हम कौन कौन सी मालूमात हासिल कर सकते हैं देखें। सरकारी दफ्तर के मुख्तलिफ़ रिकॉर्ड, दस्तावेज़ात और अहकामात और मेमो जो भी होते हैं वो तमाम चीज़ें मालूम कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही अहम पॉइंट्स है दोस्तों, इसको अच्छे से जहन में रखें। देखें पॉइंट्स क्या है। कोई शख्स दरख्वास्त देने पर मुताल्लिक़ा ओहदेदार को इतने दिनों में जवाब देना होगा। दोस्तों कोई शख्स दरख्वास्त देता है, जो भी ओहदेदार है उसको कितने दिन में जवाब देना होता है। तो जवाब देखें दोस्तों 30 दिन। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, अगर दरख्वास्त जीने के हक़ या फिर जीने का हक़ आज़ादी से मुताल्लिक़ हो तो मुताल्लिक़ा ओहदेदार को जवाब देना होगा। दोस्तों अगर किसी ने दरख्वास्त दाखिल की है हक़ आज़ादी से मुताल्लिक़, तो मुताल्लिक़ा ओहदेदार को यानी ऑफिसर को कितने घंटे में जवाब देना होता है। तो जवाब देखें दोस्तों 48 घंटे के अंदर। दोस्तों